तो मार्केट भी थोड़ा रिकवर कर रहा है और मार्केट के महारथी दिलशाह ईरानी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका करते हैं स्वागत। दिलशाह, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला अपने व्यस्त शेड्यूल से और हमसे बातचीत करने के लिए। थोड़ा मार्केट साइडवेज सा हो गया था काफ़ी, क्योंकि हम बुल रन के इतने आदी हो चुके हैं और इतनी स्पीड से चलने के आदी हो गए कि थोड़ा सा भी बाजार 2-2.5% भी टूटता है ना, तो ऐसा फील होने लगता है कि हम कहीं कमज़ोर तो नहीं हो रहे हैं। सर, ओवरऑल एक बार आपका मार्केट पे आउटलुक चाहिए। अभी भी आपको ग्रोथ, स्पीड, मार्केट का कंफर्ट, मार्केट का हेल्दी साइन, ये सब कुछ दिख रहा है ना वैसे जैसे आज से 2 महीने पहले दिख रहा था? जी, धन्यवाद आप पर आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए और आपको और आपके दर्शकों को बहुत ही गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये बाजार की जो बात की आपने, एक्चुअली बीच में जो थोड़ा क्वेश्चन मार्क उठ रहा था बाजार पे, सवाल उठ रहे थे बाजार पे, वो इसलिए थे कि एफआई की काफी सेलिंग आ गई थी। और अच्छी बात ये थी कि हमारे डीआई जो थे वो काफी हद तक वो एब्जॉर्ब कर लिए थे सेलिंग को, और इतना इम्पैक्ट नहीं आया बाजार पे जितना आना चाहिए था। और एक्चुअली एफआई का भी थोड़ा जायज था, बिकॉज हमारा मार्केट सेलिंग जायज था, क्योंकि मार्केट इतना चढ़ गया था कि उनको भी थोड़े कंसर्न हो रहे थे, शॉर्ट टर्म में इतना ज्यादा रैली आ गया था बाजार में। लेकिन आप ओवरऑल देखिए, ईयर टू डेट अगर जो ब्रॉडर इंडेक्स भी देखते हैं, एनएसई 500, वो भी कोई 11-12% चला है इन रुपी टर्म्स। तो उसके चलते इतना कुछ खास बढ़ाव नहीं आया बाजार में जो जहां पे हमें पैनिक होना चाहिए। और एक्चुअली हम तो यही बोलते आए हैं कि आप देखिए, वैल्यूएशन देखिए, मार्केट के वैल्यूएशन अगर पिछले 6-7 साल की वैल्यूएशन कंपेयर करें तो हम मोर और लेस इन लाइन है, इनफैक्ट थोड़ा डिस्काउंट पे ही है अभी तो। आफ्टर पीक टच करने के बाद तो अभी थोड़ा डिस्काउंट पे हो गए, तो इसलिए हमें कंफर्ट बना रहा है इसमें। बहरहाल अगले 4-5 महीने थोड़े क्रूशियल है, क्योंकि स्टेट इलेक्शंस हैं हमारे सर पे, 4-5 स्टेट इलेक्शन है, तो उनके रिजल्ट्स के चलते कुछ उथल पुथल हो सकता है। दूसरा, क्रूड भी थोड़ा अभी ऊपर के रास्ते पे है, मतलब 95-96 टच करके वापस 92-93 हो गया, लेकिन उधर ही आसपास है, विच इज टू हेल्दी फॉर इंडिया। पर इन्फ्लेशन आई थिंक काफी हद तक मैनेज हो गया है, नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो इन द यूएस। सो ओवरऑल हमें बाजार में इतना ज्यादा पैनिक नहीं लग रहा है। हमें तो उल्टा लग रहा है कि ये सब जो करेक्शन आते हैं वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज होती है, और आपको वही सब देखना पड़ेगा। दिशा सर, नमस्कार। अभिषेक बोल रहा हूं। सर, आपने कहा कि पैनिक वाली स्थिति नहीं है, क्रूड थोड़ा सा नीचे आ ही गया है, इन्फ्लेशन मैनेज्ड है, तो ये एफआईआईज क्यों नाराज हैं सर? जरा इसको जरा समझाएंगे आप, और आप बेहतर ढंग से समझा पाएं क्योंकि आप एफआई से बातचीत भी करते हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि सेलिंग चल रही है, 15-16 हज़ार करोड़ रुपए की सेलिंग आ गई है पिछले 6-7 सत्र में। जरा ये क्यों हो रहा है, जरा इसको बताएंगे आप? जी, एक तो ऑब्वियस है कि यूएस ट्रेजरी 10 साल का आपका 4.6 के आसपास मिल रहा है, तो वो तो एफआई क्या, हमें भी ऐसा लगता है कि शायद वहां पे एक बार पार्क कर दो तो बहुत ही अच्छा है। तो एक तो वो एक्साइटमेंट है उनको, और थोड़ा थोड़ा चाइना ओपनिंग ट्रेड भी थोड़ा बीच बीच में आता रहता है, तो उसके चलते थोड़ा वहां पे भी थोड़ा डाइवर्जन हो जाता है। लेकिन ओवरऑल इंडिया का व्यू नेगेटिव नहीं है। आई थिंक जो आपको जो डर शायद ये लग रहा है कि इतनी जोरों की जो सेलिंग आई है रिसेंटली, उसके चलते शायद इंडिया का व्यू नेगेटिव हो गया होगा इनका। बिल्कुल नहीं। आई थिंक इनफैक्ट इफ एनीथिंग उनको भी एक्साइटमेंट होता है जैसे जैसे करेक्शन दिखता है उनको मार्केट में। इसलिए तो हमें तो ये लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में शायद एक थोड़ा सेलिंग होगा, लेकिन ओवरऑल इमीडिएट आपका मीडियम टर्म में एक बाइंग वापस आनी चाहिए यहाँ पे। तो इतना पैनिक मत कीजिए उनके सेलिंग से। इट्स मेनली थोड़ा पैसा बाहर निकलने का हुआ है अभी। आई डोंट थिंक इट्स ओवरऑल नेगेटिव। सो राइट। दिनशॉप, क्योंकि आज जब एक्सेंचर के नंबर्स कल आए और आईटी स्टॉक्स पर एक व्यू लेना था, तो आई वाज हैप्पी कि आप आज थे, क्योंकि आपका इनफैक्ट पिछले कई क्वार्टर में हम बात करें तो कॉशियस क्वार्टर व्यू ही है आईटी सेक्टर पर, और आप भी ऐड करने के लिए तैयार नहीं थे डिस्पाइट कि सारे मैक्रो हेडविंड्स की बात की जा रही थी। लेकिन एट द सेम टाइम एक व्यू ये भी आ रहा था कि शायद टेलविंड्स है अब इस स्पेस के लिए, और लार्ज डील्स को लेकर जो एक कंसर्न दिख रहा था वो कहीं ना कहीं इन्फोसिस और एचसीएल की जो रीसेंट डील्स हुई है वो एड्रेस हुआ है। लेकिन अब इन लाइन ऑफ एक्सेंचर स्टिल टॉकिंग अबाउट स्लो डाउन और थोड़ा म्यूटेड गाइडेंस रही है, इंडियन आईटी कंपनीज के लिए किस तरह का सिनेरियो दिख रहा है? क्या अब भी कॉशियस व्यू ही है? जी बिल्कुल प्रियंका जी। इनफैक्ट आई थिंक द टेलविंड जो बातें हो रही थी इनिशियली, वो यही था कि
इंटरेस्ट रेट्स करना चालू कर देंगे यूएस में, और उसके चलते मतलब इन्फ्लेशन लाइन में आ गया, इसलिए इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे और उसके चलते डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स विल कम बैक। पर आपने सुना ही था जेरोम पावल को, जो अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी स्पीच दी थी, उसमें तो वो काफी क्लियर थे कि हायर फॉर लॉन्गर ही रहेगा, और कट्स भी अगर जो आएंगे तो नेक्स्ट ईयर एंड की हो रही, कैलेंडर ईयर एंड की बात हो रही है। तो एक तो वो मेजर टेलमेंट निकल गया। दूसरा जो आपने रिन्यूअल्स की बात की, सॉरी नए जो कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की, एक्चुअली नए नहीं थे, रिन्यूअल्स थे, उनमें थोड़ा नया कंपोनेंट था। तो एक्चुअली हमें पता नहीं है कि नए कॉन्ट्रैक्ट कितने आए हैं, तो इसके लिए हमें एक्चुअली इन सब फैक्टर से हम बिल्कुल बुलिश नहीं हुए। हम बिल्कुल ही वैल्यूएशन में बिलीव करते हैं और ग्रोथ में बिलीव करते हैं एट अ वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो रहा था आईटी में, जो वैल्यूएशन है वो तो ऑलरेडी एक काफी हद तक प्रीमियम पे चले गए थे एज कम्पेयर टू प्री कोविड लेवल्स, लेकिन जो अर्निंग्स ग्रोथ थी उनकी वो प्री कोविड लेवल से कम थी। तो यही हमारा कंसर्न था कि एटलीस्ट प्री कोविड लेवल का वैल्यूएशन ही ले आइए, जो जबकि अभी 30-35% प्रीमियम पे चल रहे हैं वो लोग, 35-40% प्रीमियम पे चल रहे थे एट सम पॉइंट इन टाइम। अभी थोड़ा प्रीमियम कम हुआ है, लेकिन वही हमारा कंसर्न था। और एक्सेंचर का रिजल्ट वाज एन आई ओपनर, आई थिंक पूरे मार्केट के लिए आई ओपनर था, बिकॉज उनका तो ऑब्वियस था कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी नीचे आए हैं उनके लिए, नए आउटसोर्सिंग जो है प्ले सीक्वेंशियली उनका नेगेटिव हुआ है, वाई वाई अच्छा दिख रहा है लेकिन सीक्वेंशियली नेगेटिव हुआ है। तो और गाइडेंस भी उनका कुछ बहुत ही ढीला गाइडेंस था, 0 to 3 ऑर्गेनिक ग्रोथ रेट का गाइडेंस था कांस्टेंट करेंसी का, जो कि इज नॉट हेल्दी। इसीलिए मैं, और इनफैक्ट आज की तारीख में आज ही एक काफी बड़े रिसर्च हाउस ने अपना नोट पब्लिश किया है ऑन थर्ड क्वार्टर, उनके सेकंड क्वार्टर नंबर्स आईटी कंपनीज के। और मैं वही देख रहा था आपके शो पे आने के पहले, 0.5% ग्रोथ की बात हो रही है टॉप लाइन की, और बॉटम लाइन ग्रोथ 4 से 5% की बात हो रही है। तो उसके लिए कैसे आप दे सकते हैं कि 25-26 टाइम फॉरवर्ड अर्निंग्स का वैल्यूएशन दे सकते हैं? इसलिए हमें यही कंसर्न थे एंड वी कंटिन्यू टू बी नेगेटिव। इनफैक्ट हमारे लॉन्ग शॉर्ट फंड में तो हम नेगेटिव ही है, वहां पे तो शॉर्ट ही है हमारा। तो एंड ये पोजीशन फॉरवर्ड ही करेंगे हम। दिलशा, हमने देखा कि रेलवे काउंटर्स को लेकर जब सरकार ने थोड़ा चेंजेस करने लगे, क्योंकि वो सारा गवर्नमेंट का ही है, हाँ, तो आपने देखा कि क्या ज़ोरदार तरीके से चले। कुछ हमने डिफेंस में भी देखा, वो भी रेगुलेटेड सेक्टर ही था, तो सरकार की पॉलिसीज आई, क्या ज़ोरदार डिफेंस के काउंटर्स चले। एक और रेगुलेटेड काउंटर है, मैं उसको थोड़ा सूडो रेगुलेटेड बोलूँगा, पूरा तो नहीं रेगुलेशन में है, थोड़ा प्राइवेट प्लेयर्स हैं उसके अंदर, वो है पावर सेक्टर। वहाँ पर भी गवर्नमेंट थोड़ा काम कर रही है, थोड़ा प्राइवेट कंपनीज ने भी अपना एक्सपोजर बढ़ाया। जो पहले कैपेक्स लगाने से डरते थे कि हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए, वो उनका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा हाई हुआ है। इस सेक्टर को आप रेट कैसे करते हैं? देखिए, स्टॉक्स ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया और काफ़ी दिया भी है रिटर्न्स। आपकी नज़र में इस सेक्टर की अभी वेटेज क्या है? फेयर, अंडर वैल्यूड कि ओवर वैल्यूड? नहीं जी, हमें तो ऐसे लग रहा है कि एक्चुअली हमने भी ये सेक्टर देखा, हमने भी एक स्टॉक लिया है इस सेक्टर में, क्योंकि हम क्या देख रहे थे कि जो पीक डिमांड पे जो डिफरेंस आ रहा है प्राइसिंग का फ्रॉम द रेगुलर डिमांड, वो मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, वहां पे काफी बड़ा गैप हो गया था। वो नॉर्मली गैप तभी होता है जब आपकी पावर स्केर्सिटी दिखती है। तो इसलिए हमें लग रहा था कि कैपेसिटीज बढ़ानी पड़ेगी। हम एक्चुअली केपेक्स वाले ढूंढ रहे थे, लेकिन केपेक्स वाला कोई मिला नहीं। तो एक्चुअली एक पावर जनरेटर हमने, पावर सप्लायर एक्चुअली वही हमने ले लिया है। और हमें तो लग रहा है कि आगे चल के अगर जो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी गिवन है, विच इज अ गिवन, क्योंकि हम तो बोल रहे हैं कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा 2027 तक, कैलेंडर 2027 तक। तो अगर जो वैसा है तो ऑब्वियसली यहाँ से ये पीक डिमांड जो है तो बढ़ती ही रहेगी, और उसके चलते आपको काफी ऑप्शंस आपको देखने पड़ेंगे इवन इन ग्रीन एनर्जी। तो इसलिए हमें तो लग रहा है कि ये सेक्टर में एक अच्छा लॉन्गर टर्म अपने को ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पे। इसलिए आई वुड कॉल इट फेयर, क्योंकि काफी चल गए हैं स्टॉक्स, लेकिन वैल्यूएशन आई थिंक फेयर लेवल पे आ गए हैं। पर फिर भी अपॉर्चुनिटीज है इस सेक्टर में, और वही ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं आज की तारीख में। स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है यहाँ। स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी ये पावर की बरकरार है।
दिनशा सर, देखिए अक्टूबर सीरीज की शुरुआत हो गई है। अक्टूबर में विजयादशमी से फिर से माहौल बनेगा त्योहारों वाला। आप जरा ये बताइए कि कंजम्पशन वाला जो खेमा है, जहां पर हमने देखा कि इनपुट कॉस्ट का प्रेशर थोड़ा थोड़ा कम हुआ, ग्रामीण डिमांड की बात करें तो डिमांड लौट के फिर आई, तो क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा इस पर वेटेज बढ़ाने की जरूरत है? जरा इसके बारे में राय दीजिएगा। और दूसरा ये बताइए कि कहां पर वेटेज थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए टुवर्ड्स न्यू ईयर, बजट, इलेक्शन, उसके पहले कहां पर थोड़ा वेटेज कम करना है, कहां पर बढ़ा देना है? जी देखिए, फेस्टिव सीजन तो एक्चुअली इंडिया के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है, बिकॉज वहां पे ही ग्रोथ आपको दिखती है कंजम्पशन स्पेस में, और मेनली डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन स्पेस में दिखती है आपको ग्रोथ। तो इसलिए हमें तो लग रहा है कि हमारा तो ऑलरेडी काफी वेट है इस सेक्टर में, इसलिए इनफैक्ट थोड़ा बहुत हमने पहले ट्रिम किया था, लेकिन फिर से वापस थोड़ा बहुत ऐड भी किया है कि जैसे ही करेक्शन आए हैं सेक्टर में तब आगे चल के। तो इसलिए हमें तो लग रहा है कि ये अगेन, जैसे मैंने पावर का बोला, स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी यहाँ पे भी एक्चुअली आप अगर जो हिस्ट्री में देखें, जो इकोनॉमीज 5 ट्रिलियन क्रॉस करती हैं, नॉर्मली 2 सेक्टर्स बहुत ही बढ़िया काम करते हैं उनके लिए। एक फाइनेंशियल होता है और एक कंजम्पशन होता है। कंजम्पशन मतलब डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। तो वो अगर जो आप देखें तो ऑब्वियसली इंडिया की ये 2 स्टोरीज में भी स्ट्रक्चरल प्ले है आगे चल के। बहरहाल जो आपने बोला कि कौन से सेक्टर में वेट कम करें, इनफैक्ट हमें तो ये लगता है कि जहां पे भी आपको दिख रहा है, जैसे कंजम्पशन में भी ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पे ग्रोथ रेट तो बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि वो शायद डिस्क्रिशनरी होंगे, लेकिन ग्रोथ रेट कभी पिकअप नहीं होती, क्योंकि कंपटीशन काफी आ गया उस सेक्टर में। जैसे पेंट्स हो गए, जहां वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच्ड है पर ग्रोथ रेट ज्यादा दिखते नहीं है, तो वो सब सेक्टर्स अवॉइड कीजिए। आउटसोर्सिंग जो सेक्टर्स हैं, जैसे हमने बोला, इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो तो कोई दुनिया में कोई मैच नहीं कर सकेगा। अगर जो आप नॉमिनल ग्रोथ 11% की बात कर रहे हैं, अगर जो इंडियन जीडीपी की, तो ऑब्वियसली वो तो कोई मैच नहीं कर सकता, और ये साइज का इकोनॉमी कोई मैच नहीं कर सकता। इसलिए आउटसोर्सिंग स्टोरी सारी अवॉइड कीजिए, जैसे आईटी हो गया, तो वो सब अवॉइडेबल है। तो यहाँ यही है हमारा कहना। और जहां पे भी आपको वैल्यूएशन स्ट्रेच लग रहे हैं और ग्रोथ रेट कमेंसुरेट नहीं हो रही है साथ में, तो वो सब तो अवॉइडेबल ही है हमारे लिए। तो यानी एक्सपोर्ट बेस्ड सेक्टर्स को अवॉइड करना है और इन हाउस डोमेस्टिक कंजम्पशन पे जो सेक्टर्स हैं उन पर बेट करना है। ये आपकी बहुत पहले ये हमने देखा स्ट्रैटेजी रही है। क्या अब भी कॉन्फिडेंस और भरोसा अफोर्डेबल लग्जरी पर ही है, या वहां पर भी कंजम्पशन ट्रेंड्स कुछ नए निकल कर आए हैं? जी बिल्कुल, एक्चुअली अफोर्डेबल लग्जरी का स्टोरी यही था कि जैसे ही पर कैपिटा इनकम आपके बढ़ने लगते हैं, तो आपका जो रेगुलर स्पेंड होता है लाइफ का, जैसे साबुन, एफएमसीजी, बेसिकली एफएमसीजी स्टेपल्स वगैरह हो गए, स्टेपल्स वगैरह, तो वो आपकी पर्स का शेयर कम होता रहता है, और आपका जो पर्स का एक्सपेंडेबल शेयर है, जो आप डिस्क्रिशनरी में स्पेंड कर सकते हो, वो बढ़ता रहता है। तो इसीलिए, और वो उसके एस्पिरेशनल स्पेंड होते हैं नॉर्मली। जैसे मैंने काफी पहले भी बोला था कि रूरल मार्केट्स में एड्स दिखते हैं लेकिन प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं, तो सबको चाहिए वो प्रोडक्ट्स, लेकिन दे कैन अफोर्ड। जैसे ही एक्सपेंशन हो जाता है उनकी पर्स का, तो वो दे कैन अफोर्ड दोस प्रोडक्ट्स। तो वो सब प्लेज आउट टू द हिल। इसलिए हमें तो ये जो अफोर्डेबल लग्जरी है वो तो बहुत ही बढ़िया लगती है। बहरहाल जैसे मैंने बोला था, थोड़े वैल्यूएशन स्ट्रेच लग रहे थे कहीं कहीं, तो हमने थोड़े कम किए थे, पर अगेन वापस एड बैक भी किए हैं फिर से, जहां पे हमें लगा कि वैल्यूएशन भी सिंक में आ गए। तो ये भी एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है प्रियंका जी, जो चलती रहेगी, इसलिए हमें तो काफी कंफर्ट है यहाँ। तो ये ठीक है, आपकी कन्विक्शन इन स्पेस पर अब भी बनी हुई है एज यूजुअल, जो हमने आपसे लास्ट बात भी की थी, और आईटी पर अब भी आपका कॉशियस नजरिया है। डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस्ड, डोमेस्टिक डिमांड से जुड़े हुए सेक्टर्स आपको ज़्यादा पसंद है। शुक्रिया दिनशा आज समय देने के लिए, और ये सारे व्यूज़ हमारे व्यूवर्स को एक बार फिर से शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।